Number 9. A firm with A, B and C as equal partners furnished following information for the previous year 2021-22. एक फर्म है ए बी सी, उसमें इक्वल पार्टनर्स हैं और वो ये सारे इंफॉर्मेशन दे रखे हैं। पहले हम देखने जा रहे हैं इसमें कैलकुलेट क्या करना है। इसमें कैलकुलेट करना है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म एंड एलोकेट इट अमंग्स द पार्टनर। इसमें हमको टैक्सेबल इनकम यानी कि टोटल इनकम कैलकुलेट करना है फर्म का, और उसके बाद जो हम एलोकेशन ऑफ पार्टनर का फॉर्मेट मैंने सिखाया था वो बनाना है। तो जब भी लिख देगी एलोकेट करिए आप अमंग्स द पार्टनर्स, तो फिर इसमें एलोकेशन ऑफ पार्टनर्स भी बनाना है। यानी कि टोटल इनकम निकालना है तो बुक प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बुक प्रॉफिट, फिर टोटल इनकम, फिर एलोकेशन ऑफ इनकम। टैक्सेबल लायबिलिटी पूछा नहीं है, चाहे तो आप बना सकते हो। दूसरा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में एक बार चेक कर लिया करो। द फर्म फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। जैसे कि जिस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि फर्म फुलफिल कर रही है ये कंडीशन, तो आप मान लोगे कि हाँ ये फुलफिल कर रही है, ठीक है। और यहां भी खुद बोल दिया कि फर्म फुलफिल कर रही है कंडीशन। अगर बाई चांस लिख देता है कि फर्म डज नॉट फुलफिल द कंडीशन, तो उसके लिए मैंने फॉर्मेट वाले वीडियो में बताया है, एक दो चीजें चेंज करनी पड़ती है हमको। तो बहुत जरूरी है ये चीज, आप हर क्वेश्चन में ढूंढा करो पहले कि फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जरा कौन कौन से आइटम डिसअलाउ हैं या अलाउ हैं। तो यहां लिखा है सबसे पहले प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग अमाउंट्स 1,81,000 रुपीज। अब यहां पे आपको अलग से पीएल अकाउंट बना के नहीं दे रखा है, जैसे कि बाकी क्वेश्चन में यहां पे ऐसे दे रखा था पीएल अकाउंट बना के, यहां पे तो पीएल अकाउंट नहीं दे रखा है। तो कंफ्यूज ना हो जाना कि पीएल अकाउंट नहीं दिया है तो इसको दूसरे तरीके से करने लगा, नहीं। लेकिन यहां एक चीज बोल दिया है कि ये जो बिजनेस का प्रॉफिट आया है इन सारी चीजों को डिडक्ट करने के बाद आया है। लिखा है ना आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग अमाउंट्स। जब आप यहाँ पे ये पीएल अकाउंट बनता है तो नेट प्रॉफिट यहाँ लिखते हो, तो ये सारे खर्चे ही तो आप दिखाते हो, ये सारे डेबिट होके तभी नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे बोला है ये जो बिजनेस का प्रॉफिट आया है वो ये इन सारे अमाउंट को लेस करने के बाद ये अमाउंट आया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम मानेंगे कि ये डेबिटेड अमाउंट है सारे, ठीक। तो अब देखते हैं सबसे पहले सैलरी टू ए 9,000। ए बी और सी पार्टनर्स हैं, और हमने क्या पढ़ा है कि रेमुनरेशन टू पार्टनर यानी कि सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में दे रखा है तो वो डिसअलाउ होता है। तो ये डिसअलाउ हो गया, यानी कि 9,000 रुपीज ऐड हो जाएगा डिसअलाउड एक्सपेंसेस में, ठीक। उसके बाद इंटरेस्ट पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी इन्होंने नहीं पेमेंट किया था, उसके लिए ये इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है ये कंपनसेटरी नेचर का होता है, इसलिए अलाउ होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखा होता कि इंटरेस्ट पेड फॉर लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी, ठीक है, तो जब लेट पेमेंट पे भी इंटरेस्ट होगा तो भी वो अलाउ ही माना जाएगा। कंपनसेटरी नेचर वाले जो फाइन होते हैं वो अलाउ रहते हैं, लेकिन कोई भी फाइन, कोई भी पेनल्टी जो कि इलीगल है स्पेशली, और जो कि पेनल्टी के नेचर में आ जाता है वो डिसअलाउ होगा। तो ये सब कंपनसेटरी होता है। इंटरेस्ट पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी तो ये अलाउ होगा 9,000 रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। ए का दिया है 5,000, बी का दिया है 4,000, सी का दिया है 3,000। तो भाई हमने क्या पढ़ा है कि बुक प्रॉफिट जब हम बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। जितना एक्सेस होता है 12% से, जैसे सपोज यहाँ 13% होता तो हम केवल 1% यहाँ लेते, तो जितना एक्सेस है 12% से बस वो लेते हैं। तो यहाँ तो 12% है, इसलिए पीएल अकाउंट में नहीं लेना है ये, सॉरी बुक प्रॉफिट में नहीं लेना है, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद लिखा है डोनेशन बाय चेक ₹2,000। तो चेक के द्वारा इन्होंने डोनेट किया है। एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं बताया है कि कहाँ डोनेट किया है, और जब भी क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया रहता है कि डोनेशन किसको दिया है तो हम हमेशा इसे कौन सी कैटेगरी में भेज देते हैं, कैटेगरी डी। भाई 4 कैटेगरी थी हमारी, नो लिमिट की 2 और विथ लिमिट की 2, ए बी सी डी। तो जो विथ लिमिट का डी यानी कि कैटेगरी 4 है उसमें ये भेज देते हैं जो नहीं पता रहता है। तो ये आपका 80G में जाएगा। एक तो अच्छा पहले हम बुक प्रॉफिट का देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ना, तो नहीं है बिजनेस से रिलेटेड, तो इसलिए ये अमाउंट 2,000 रुपए तो डिसअलाउ हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके बाद जब आप जीटीआई में से लेस करोगे तो 80G को लेस करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली मत लेस करना, क्योंकि 80G को पहले हम लोग चार्ट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। और ये तो विथ लिमिट वाला है तो पहले लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके थ्रू हम जाएंगे, ठीक है। तो यहां समझ गए आप, ये डिसअलाउ है, ये अलाउ है, ये एग्जेम्प्ट है क्योंकि 12% तक है, और ये डोनेशन बाय चेक लिखा है तो ये डिसअलाउ है क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये ऐड हो जाएगा डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ये भी हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो पहले आप मार्क कर लो यहां पे स्टार से, ठीक। लिखा है डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन
फॉर साइंटिफिक रीजन नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट 15,000। पहले तो अभी ये सब आप छोड़ दो कि डेबिट है नहीं है, पहले तो आप ये बताओ कि ये जो डोनेशन है ये जैसे हम 80G में ले लेते थे, 80G में तो डोनेशन मैंने बताया था कि कौन सा ए में, बी में, सी में, डी में कैसे क्या क्या आता है। यहाँ लिखा है डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो पहले तो आप ये देखो कि क्या ये बिजनेस का पार्ट होगा या बिजनेस का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि डोनेशन तो अक्सर करके हमने नोट किया है कि वो बिजनेस का पार्ट हम कभी नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने जब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आपको चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको वो पेज भी दिखाया था, अभी फिर दिखा दे रहा हूँ। ये बिजनेस का पार्ट माना जाता है। जब भी लिख दे कि डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो ये मानोगे ये बिजनेस का पार्ट है। ठीक, जब आप पीजीबीपी चैप्टर खोलोगे तो अभी मेरी बुक में 215 पेज है, इसी के आसपास ही होगा आप लोग का भी। तो पीजीबीपी चैप्टर में एक जगह लिखा होगा इंट्रोडक्शन में डिडक्शंस एक्सप्रेसली अलाउड, कौन कौन से डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड हैं। तो जब आप इसमें पेज नंबर 217 पे इसका 6th पॉइंट देखोगे आप, तो यहाँ लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च द फॉलोइंग डिडक्शंस शैल बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। उसमें से ये देखो ये सेकेंड वाला पॉइंट, सम पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू एन अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन और अ यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन। कोई भी पैसा अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए पे किया गया है किसी भी रिसर्च एसोसिएशन को या फिर यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को या इंस्टीट्यूशन को, तो वो अलाउ होता है। क्या लिखा है इसके अंदर, वेयर द एसएससी कंट्रीब्यूट्स एनी सम टू एन अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन or to an approved university, college or other institution to be used for scientific research, it is allowed as a deduction 100% of the amount, whether it is related or unrelated to the business of the SSC। मतलब कि कभी भी अगर कोई भी पैसा एक SSC साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेट करता है किसी भी रिसर्च एसोसिएशन में या फिर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूशन में, तो वो पूरा 100% अमाउंट अलाउ माना जाएगा, यानी कि बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। ठीक, और आगे ये भी बताया है कि भले ही वो एसएससी का खुद का बिजनेस हो या ना, कहने का मतलब कि ये जो एसएससी हैं खुद भी बिजनेस कर रहे हैं और अपने ही बिजनेस में इन्होंने डोनेट किया है तो भी अलाउ होगा 100%, किसी दूसरे के बिजनेस में इन्होंने 100% मतलब कि अलाउ किया है तो भी 100% अलाउ होगा। तो इस डोनेशन को देख के कंफ्यूज ना हो जाना 80G वाले या फिर 80 और सब जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, उससे कंफ्यूज ना होना आप। ये दूसरी चीजें ऐसे ही यहाँ 3-4 चीजें और हैं, जैसे कि सम पेड फॉर सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, तो ये सब मैंने पीजीबीपी में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, भले ही वो खुद के बिजनेस के लिए हो दूसरे के बिजनेस के लिए हो, ये पूरा 100% अलाउ होता है, यानी कि ये बिजनेस का पार्ट है। ठीक, तो ये 15,000 रुपए पूरा अलाउ है, बिजनेस का पार्ट है, यानी कि इसको पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में लेस करके दिखाना चाहिए था। और इस क्वेश्चन के थ्रू आप देख रहे हो कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये चारों पॉइंट पीएल अकाउंट में डेबिट हो रखे हैं, लिखा है ना आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग अमाउंट। लेकिन जब आप 5th वाला पॉइंट पढ़ते हो तो यहां पे लिखा है कि नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। तो पहले तो आप ये समझ गए हो कि ये डोनेशन जो है ये डिसअलाउ नहीं है, ये तो अलाउ है। क्यों अलाउ है इसका रीजन मैंने अभी बताया। ठीक, अब नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट लिखा है, तो आप सिंपल सी बात बताओ, हम जब भी बुक प्रॉफिट बनाते हैं या पीजीबीपी बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं, ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, और उसके बाद फिर नीचे एक और चीज लेस करते हैं, एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। वो खर्चे जो कि बिजनेस से तो रिलेटेड हैं लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिटेड नहीं है। देखिए बुक प्रॉफिट के फॉर्मेट में मैंने लिखवाया भी था, एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस से रिलेटेड हैं लेकिन डेबिट नहीं है पीएल अकाउंट में, तो उसको आपका काम है कि आप उसको लेस करो। तो यहां पे आप जैसा कि देख रहे हो कि ये 5th वाला पॉइंट जो है ये बिजनेस से रिलेटेड है। जब बिजनेस से रिलेटेड है और वो भी 100% अमाउंट बिजनेस से रिलेटेड है पूरा, तो इसका मतलब कि इसको आपको लेस करके दिखाना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, लेस करोगे बुक प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में से इसको भी आप लेस करोगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं
लिखा है अदर इनकम्स, ये सारे इनकम ध्यान रखना डेबिट नहीं है पीएल में, अगर होते डेबिट पीएल में तो यहां पे लिख देता, ठीक। तो लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 20,000, अब जैसे यहीं पे ये लिख देता आगे इसके कि डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, तो अगर क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, तो पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड अगर होता तो हम क्या करते हैं भाई, नेट प्रॉफिट में हम लेस क्या करते हैं, डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो और पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हों। तो अगर पीएल अकाउंट में क्रेडिट होता तो हम इसको लेस करते, लेकिन यहां कहीं बताया नहीं कि ये पीएल अकाउंट में क्रेडिट है, तो हम मानेंगे कि ये नहीं क्रेडिट है, ठीक। तो बस ये अदर इनकम का इंफॉर्मेशन दे रखा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ₹20,000, इसका एक बार काम आएगा टोटल इनकम में और एक बार काम आएगा आपका टैक्सेबल लायबिलिटी में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ग्रॉस 29,000, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड 14,000 रुपीज, यहां क्या लिखा है कंप्यूटेड, मतलब कि ऑलरेडी कैलकुलेट करके, जो प्रोसेस से हम कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके हमको दिया है। तो यहां आप कुछ कैलकुलेशन मत करने लग जाना, ये सीधे हाउस प्रॉपर्टी हेड में चला जाएगा। यही चीज अगर लिख देता रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख देता, तो फिर आप क्या मानते कि रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है, मतलब आपको कैलकुलेट करना होगा फॉर्मूले के थ्रू। यहां कंप्यूटेड है तो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। डिविडेंड ग्रॉस फ्रॉम इंडियन कंपनीज 10,500 रुपीज, तो डिविडेंड इंडियन कंपनी से हो फॉरेन कंपनी से हो अभी टैक्सेबल होता है पूरा, पहले नहीं होता था। ये सब चेंज होते रहता है इनकम टैक्स का रूल, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये भी फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक। हमने देख लिया कि क्या अलाउ है क्या डिसअलाउ है, कौन सा कहाँ जाना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका हमको टैक्सेबल इनकम यानी कि हमको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर टोटल इनकम, फिर एलोकेशन ऑफ इनकम। सॉल्यूशन देखते हैं ना इनका, इसमें हमको टैक्सेबल इनकम निकालना है और एलोकेशन निकालना है। तो टैक्सेबल इनकम यानी कि टोटल इनकम, तो उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा बुक प्रॉफिट। तो कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप लिख दोगे यहाँ पे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो लिखा है ना प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, वही है नेट प्रॉफिट, तो 1,81,000। उसके बाद हम ऐड क्या करते हैं, ऐड करते हैं हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल में डेबिट हो चुके हों। तो यहाँ तो पीएल अकाउंट नहीं बना के दिया है, लेकिन ये जरूर बता दिया है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ये जो आया है ये क्या क्या चीजें डिडक्ट करने के बाद आया है। तो सबसे पहला पॉइंट था सैलरी टू ए, 9,000 रुपए ये भी डिडक्ट करके आया है ये। तो सैलरी अगर डिडक्ट किया यानी कि सैलरी डेबिट हुआ है, तो हमने पढ़ा है कि रेमुनरेशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में डेबिट साइड है तो इसका मतलब कि वो डिसअलाउ होगा। तो आप यहां लिखो सैलरी टू ए अमाउंट 9,000, अभी हम इनर कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी, ये कंपनसेटरी नेचर का होता है, इसीलिए ये अलाउ माना जाएगा, बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। पेनाल्टी होता, कोई फाइन होता इलीगल काम के लिए ऐसे, तो वो डिसअलाउ होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 12% से ज्यादा होता है तो जितना बस एक्सेस होता है बस वही डिसअलाउ होता है, 12% तक अलाउ, तो ये भी अलाउ है, नहीं लेना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आ जाओ, आप लिखा है डोनेशन बाय चेक, कुछ भी नहीं मेंशन है कि किसको दिया किसको नहीं। जब कुछ नहीं मेंशन होता है तो हम मानते हैं कि ये 80G में कैटेगरी डी में जाता है, ठीक है। तो फिर ये डिसअलाउ होगा क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो आप लिखो यहाँ पे डोनेशन बाय चेक, एक बार तो यहां आ गया और एक बार अभी टोटल इनकम में इसका काम आएगा, ठीक है। तो ये 2,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे फिफ्थ पॉइंट में लिखा है डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च 15,000 रुपीज। इसको मैंने क्वेश्चन समझाते हुए बहुत अच्छे समझाया है, तो आपने अगर नहीं देखा तो आप पीछे बैक करके देख लो। ये वाला जो पॉइंट है ये पहली बात तो अलाउ है क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट है, डोनेशन देख के हमको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों बिजनेस का पार्ट है वो भी रीजन मैंने क्वेश्चन में बताया है, आप पीछे देख सकते हो, ठीक है। तो जब ये बिजनेस का पार्ट है और ये अलाउ है तो इसका मतलब कि इसको पीएल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, लेकिन यहां आप पढ़ो क्वेश्चन में लिखा है नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। तो भाई जब हम जो खर्चे बिजनेस के हैं और वो डेबिट नहीं हुआ रहता है तो हमारा काम है उसको डेबिट करना, तो इसको अभी हम लेस करके दिखाएंगे, ठीक है। तो और कुछ नहीं है ऐड करने लायक, आप इसको ऐड कर दो पहले।
तो ये हो गया 11,000 रुपीज। तो ये 1,81,000 प्लस 11,000 अमाउंट कितना हो गया 1,92,000। उसके बाद हम लेस क्या करते हैं डिसअलाउड इनकम, मतलब कि वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन बिजनेस में क्रेडिट हो। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ ऐसा कोई भी इनकम नहीं है कि जो क्रेडिट हुआ हो और वो बिजनेस से रिलेटेड ना हो। जैसे यहाँ अदर इनकम में बहुत सारे लिखे हुए हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट, लेकिन कहीं भी ये नहीं बोला है कि ये क्रेडिट हुआ है। तो जब क्रेडिट नहीं हुआ है तो आप उसको यहाँ थोड़ी ना लोगे, ठीक। लेकिन उसके बाद तीसरा चीज हमने फॉर्मेट में क्या सीखा है, तीसरा चीज होता है एक्सपेंसेस allowed as deduction but not debited to PL account। वो खर्चे जो कि बिजनेस से तो रिलेटेड हैं लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट ना हुए हों। तो जैसा कि आप फिफ्थ पॉइंट में देख रहे हो डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये चाहे खुद के बिजनेस के लिए किए हो चाहे दूसरे के बिजनेस के लिए किए हो, ये 100% अलाउ होता है, बिजनेस का पार्ट माना जाता है। और यहां लिख दिए नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, तो हम इसको डेबिट करके दिखा देंगे क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट है। तो आप यहां लिखोगे डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अमाउंट कितना है 15,000। और कुछ है नहीं लेस करने लायक, इसी को आप आउटर कॉलम में लिखो 15,000 को और 1,92,000 में से लेस कर लो तो माइनस 15,000, ये हो गया 1,77,000, ठीक। तो ये आ गया हमारा बुक प्रॉफिट। उसके बाद अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम। और हाँ, ये क्वेश्चन में फॉर्म फुलफिल कर रहा है कंडीशन सेक्शन 184 का, तो ये जरूर आप क्वेश्चन में चेक करना कि फॉर्म फुलफिल करता है या नहीं करता है, क्योंकि अगर नहीं कर रहा है सेक्शन 184 का कंडीशन तो कुछ चीजें चेंज हो जाती है जो कि फॉर्मेट ने मैंने बता रखा है, ठीक है। उसके बाद अब आप यहां पे लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आप वो लिख दो फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं इसमें बुक प्रॉफिट, जो भी हमने कैलकुलेट किया रखा है 1,77,000। इसमें से हम लेस करते हैं सबसे पहले क्या लीस्ट ऑफ देम, जिससे कि हमारा डिडक्टेबल रेम्यूनरेशन आता है। तो लीस्ट ऑफ देम उसमें दो चीजें हम लेस करते हैं, पहला एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है कि कौन से पार्टनर वर्किंग है कौन से पार्टनर नॉन वर्किंग है, तो हम मानेंगे कि सारे पार्टनर वर्किंग हैं। तो रेम्यूनरेशन आप देख रहे हो केवल एक सैलरी दे रखा है, सैलरी टू ए, तो ये हो जाएगा सैलरी टू ए, और कोई रेम्यूनरेशन दे नहीं रखा है। अमाउंट लिखो आप यहाँ पे 9,000 रुपए, ठीक। अब और स्टैट्यूटरी लिमिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप यहां लिखो computation of statutory limit। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, मतलब कि बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख का ट्रीटमेंट होता है। कैसे 1,50,000 या फिर 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख। तो बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख में जो भी अमाउंट है वो आप ले लो। तो आप देख रहे हो यहां पे आपका बुक प्रॉफिट कितना है 1,77,000, जो कि 3 लाख के अंदर है, यानी कि ये फर्स्ट 3 लाख के अंदर में पूरा ही बुक प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप लिखो 90% ऑफ 1,77,000, ठीक। इसको आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, 1,77,000 का 90% अमाउंट आ गया
1,59,300 और ये 1,50,000 ही है। अब इन दोनों में से जो भी अमाउंट ग्रेटर होता है वो हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। तो ये वाला अमाउंट ग्रेटर है 1,59,300। उसके बाद हम ऐड करते हैं क्या, बैलेंस अमाउंट का 60%। तो अगर यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा होता तो 3 लाख तो यहाँ यूटिलाइज हो जाता और बचे हुए को यहाँ लेते, लेकिन अब कुछ भी अमाउंट नहीं बचा है तो यहाँ हो गया नील, यानी कि स्टैट्यूटरी लिमिट हो गया 1,59,300। ये आ गया हमारा स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। तो यहां पे आप लिखो स्टैट्यूटरी लिमिट का अमाउंट 1,59,300। अब इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगा वही हो जाएगा हमारा डिडक्टेबल रेम्यूनरेशन। तो ये 9,000 साफ साफ दिख रहा है आपको, लीस्ट है। तो इस 9,000 को आप आउटर कॉलम में लिखो और लेस कर दो बुक प्रॉफिट में से। तो 1,77,000 माइनस 9,000 अमाउंट आ गया 1,68,000 रुपीज। ये क्या आ गया अभी, ये आया है बिजनेस इनकम। ये बिजनेस इनकम आ गया। अब हम करेंगे ऐड अदर इनकम। अब जो भी हेड के इनकम दे रखे हैं क्वेश्चन में वो आप यहां पे ऐड कर लो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ये किस हेडिंग में जाएगा, कैपिटल गेन्स हेडिंग में जाएगा। कैपिटल गेन्स हेडिंग में अमाउंट क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अमाउंट कितना है 20,000 रुपीज। अभी इनर कॉलम में लिखो आप। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो ये किसका पार्ट है, ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट। क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ग्रॉस अमाउंट है 29,000 रुपीज। उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और ये आगे लिखा हुआ है उसके कंप्यूटेड, मतलब कि ऑलरेडी कैलकुलेट होके दिया है ये, ठीक है। तो इसमें हमको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, जब ऑलरेडी कंप्यूट है तो सीधे सीधे अमाउंट इसका लिख दो 14,000। यही चीज रेंट लिखा होता तो पहले हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते, ठीक है। उसके बाद लिखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्योंकि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट है। तो आप लिखो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 10,500। तो भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले लिया 20,000, फिर उसके बाद 29,000 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, फिर 14,000 हाउस प्रॉपर्टी, फिर 10,500 ये है डिविडेंड। और कुछ है नहीं इनकम में, इन सबको आप ऐड कर लो पहले। तो 20,000 प्लस 29,000 प्लस 14,000 प्लस 10,500 अमाउंट कितना हो गया, ये 73,500। इसको आप ऐड करो बिजनेस इनकम में, यानी कि 1,68,000 प्लस 73,500। तो ये आ जाएगा 2,41,500, ठीक है। 2,41,500 ये क्या हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक। इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। कोई भी डिडक्शन जो दे रखा है वो, तो इस क्वेश्चन में केवल एक ही सेक्शन का डिडक्शन है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, जो पॉइंट नंबर 4 है, डोनेशन बाय चेक। जो 5th अमाउंट में डोनेशन है उसको गलती से आप डोनेशन समझ के लेस मत करने लगना। 5th वाला पॉइंट जो है वो बिजनेस के पार्ट में चला जाता है, वो अलाउ हो गया, ठीक है। तो ये जो 4th वाला पॉइंट है लिखा है डोनेशन बाय चेक, तो ये किस सेक्शन में जाएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G के में।
और जिसमें कुछ नहीं मेंशन होता तो हम मानते हैं कैटेगरी डी में, तो इसको हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 80G का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? 80G को भाई सिंपल दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये मैंने अलग से समझा रखा है, आप लोग वो वीडियो देख लेना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, प्लेलिस्ट बन रखी है रिडक्शन की। ठीक है, तो 80G को दो पार्ट में, एक तो नो लिमिट और फिर इधर वाला हम करते हैं विथ लिमिट में। और फिर नो लिमिट भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक 100%, एक 50%। एक इधर भी ये विथ लिमिट भी डिवाइड होता है, एक 100% में और एक 50% में। इसका हम नाम देते हैं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है डोनेशन बाय चेक। पहला हमारा काम है कि किस किस कैटेगरी में जाएगा वहां लिखो। तो डोनेशन बाय चेक जब कुछ नहीं मेंशन है तो हम मानते हैं वो कैटेगरी डी का पार्ट है। तो अमाउंट कितना है? अमाउंट है 2000 रुपए। यहां आप पुट कर दो वैल्यू। अब यही दो, और कुछ है नहीं। अब यही 2000 अगर यहां होता तो ये नो लिमिट वाला है, 2000 का पूरा अलाउ हो जाता। यही अगर इसमें होता तो 2000 का 50% अलाउ हो जाता सीधे सीधे, क्योंकि ये नो लिमिट है। लेकिन ये विथ लिमिट है, तो पहले हम इसमें लिमिट कैलकुलेट करेंगे, फिर लिमिट से कंपेयर करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां एक काम करो, यहां 2 लाइन छोड़ दो। उसके बाद आपको यहां पे आप नीचे थोड़ा यहां पे निकालो एडजस्टेड जीटीआई सबसे पहले। क्यों? क्योंकि लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट का फॉर्मूला होता है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। ग्रॉस टोटल इनकम का 10% नहीं, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10%। तो पहले आप एडजस्टेड जीटीआई तो कैलकुलेट करो, उसके बाद ना उसका 10% कैलकुलेट करोगे आप। तो पहले आप एडजस्टेड जीटीआई कैलकुलेट करो। फॉर्मूला क्या है उसका? ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से लेस करते हैं हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। भाई 80G का ही तो कैलकुलेशन हो रहा है, तो वो थोड़ी ना यहां पे लेस कर दोगे आप। ठीक है, उसके बाद क्या लेस करते हैं हम? उसके बाद लेस करते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। ठीक भाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन के साथ हो ना हो यहां पे ले लेना आप, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में दे रखा है और सेक्शन इस सेक्शन के साथ नहीं दिया है तो मत लेना। जब इस सेक्शन के साथ मेंशन होगा तो ही लेना। ठीक, तो जीटीआई है आपका 2,41,500। तो यहां आप लिखो 2,41,500। उसके बाद ये 80G के अलावा और कोई डिडक्शन है इस क्वेश्चन में? नहीं है, नील लिखो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? हाँ है। अमाउंट बताइए। अमाउंट है 20,000 रुपीज। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है? नहीं है, इसको नील लिखो आप। तो 2,41,500 में से 20,000 आप लेस करो। अमाउंट आ गया 2,21,500। ये क्या आया है? ये आया है एडजस्टेड जीटीआई, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक, तो यहां आप लिखो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई की वैल्यू पुट करो 2,21,500। इसका 10% कितना आ जाएगा? 22,150 आ गया लिमिट। ठीक, अब इस लिमिट को हम यहां पे पुट करते हैं विथ लिमिट की जगह पे 22,150। अब सबसे पहले हमारा काम है कि हमको सी और डी में जितना भी पैसा दे रखा है उसको देखना है कि वो लिमिट के अंदर है कि लिमिट से बाहर है। कहने का मतलब लिमिट से कम है कि लिमिट से ज्यादा है। तो यहाँ सी में तो पैसा है ही नहीं, डी में है 2,000 रुपए और साफ साफ आपको दिख रहा है कि लिमिट से बहुत कम है, यानी कि लिमिट के अंदर है। दूसरी चीज, सबसे पहले हम लिमिट के पैसे को यहां यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहां पे ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन जब यहां जीरो अमाउंट डोनेशन है, यहां कोई डोनेशन ही नहीं है, तो फिर कैसे आप यहां पे यूटिलाइज करोगे? अब जो बच गया यहां, और ये आप देख रहे हो पूरा लिमिट के अंदर है क्योंकि ये लिमिट से कम है, इसका मतलब ये पूरा अमाउंट क्वालिफाई हो गया। तो सबसे पहले तो आप यहां पे क्वालिफाइड अमाउंट लिख लो, ये 2,000 रुपए क्वालिफाई हो गए। अब यहां पे जैसे 2,000 होता और आप नीचे लिखते 2,000 क्वालिफाई, तो इसके बाद आप 2,000, ये 100% वाली कैटेगरी थी तो 2,000 का 100% क्वालिफाई कर देते। यहां पे आपने सबसे पहले लिमिट के अंदर देखा कि हाँ 2,000 रुपए लिमिट के अंदर है कि नहीं है, तो ये और कुछ कहीं पैसा गया नहीं, तो पूरा यहां पे हमने यूटिलाइज कर लिया। अब ये जिस कैटेगरी में आ रहा है उसका 50%,
मतलब सेम प्रोसीजर से करते, यहाँ 2000 होता और ये लिमिट के अंदर है तो पहले दोबारा से लिखते 2000 और फिर उसके बाद 100% करके पूरा 2000 दिखा देते। लेकिन यहाँ क्योंकि ये 50% वाली कैटेगरी है तो इसका 50% ही क्वालिफाई होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने सीधे सीधे 2000 का 50% नहीं कर दिया है, पहले मैंने चेक किया है कि ये लिमिट के अंदर है। जब लिमिट के अंदर था तब मैंने किया। सपोज करिए यहाँ पे ये 22,150 है और यहाँ पे 24,000 रुपए होता, ज्यादा होता, तब हम क्या करते, तब केवल 22,150 रुपए ही क्वालिफाई होता। ज्यादा जितना जितना एक्सेस है वो थोड़ी ना क्वालिफाई करोगे। यहाँ पे पूरा क्वालिफाई था तो मैंने क्वालिफाई कर दिया। अब उसके बाद ये जिस कैटेगरी में आ रहा है उसका मैंने 50% निकाल दिया, ठीक है। तो 2000 का 50% आप निकालोगे, ये आ गया 1000 रुपए, यानी कि 1000 रुपए डी कैटेगरी का आ गया। तो यहाँ पे कैटेगरी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपने किया तो ये अमाउंट यहाँ पे सब में नील था, बस डी में पैसा है 1000 रुपए। तो इस 1000 रुपए को आप यहां लिख दो, यानी कि 80G की आपकी वैल्यू हो गई 1000 रुपीज, ठीक है। आप यहां लिखो डोनेशन बाय चेक, अमाउंट कितना है 1000 रुपीज, और कोई डिडक्शन है नहीं तो सीधे इसको आउट ऑफ कॉलम मैंने लिख दिया। और इसको आप लेस करो 2,41,500 में से, ये आ गया 2,40,500, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल इनकम। अब इसी क्वेश्चन में आगे बोला है कि एलोकेट इट अमंग्स द पार्टनर, यानी कि हमको एलोकेशन ऑफ इनकम भी बनाना है। तो आप यहां पे पार्टनर्स के नेम लिखो ABC, ठीक है। और ये एलोकेशन ऑफ इनकम पहले हेडिंग डालना, फिर उसके बाद 3 ब्लॉक बना लेना, ठीक है। तो ABC हमने पार्टनर लिख दिया। तो एलोकेशन ऑफ इनकम का भी हमने फॉर्मेट पढ़ा है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%, यही तो करते हैं। तो भाई यहां पे आप देख रहे हो कि ABC को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है वो 12% पे ही मिला है, ठीक है। तो जैसे कि हम नेट बुक प्रॉफिट में करते हैं कि 12% से एक्सेस लेते हैं, लेकिन एलोकेशन ऑफ इनकम में हम 12% तक ही अमाउंट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 12% तक का ही अमाउंट ऑलरेडी आपको दिया है कैलकुलेट करके। तो A का अमाउंट है 5000, B का अमाउंट है 4000 और C का अमाउंट है 3000। तो ये आप लिख दो ऐसे ही, ठीक है। अगर यही चीज यहाँ पे 13% होता, 14% होता तो हम इसको पहले 12% निकालते हैं यहाँ पे, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ ऑलरेडी 12% था तो मैंने सीधे लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 12%, वो नहीं है। फिर हम लेते हैं रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। मतलब कि ये सेम वही चीज होता है जो जब हम टोटल इनकम में एक जगह हम लिखते हैं ना डिडक्टेबल रेम्यूनरेशन टू पार्टनर निकालते हैं लीस्ट ऑफ देम करके, बस सेम वही चीज है। तो इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होता है उसी को बांटते हैं, ठीक है। तो अगर रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर लेस होता है तो वो तो सीधे हमको पता रहता है कि किसको कितना सैलरी मिला, बोनस मिला, वो लिख देंगे। जब स्टैट्यूटरी लिमिट छोटा होता है तो उसको हम रेम्यूनरेशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर रखे हैं स्टैट्यूटरी लिमिट, और ये कितना है भाई, रेम्यूनरेशन जो था हमारा इस क्वेश्चन में केवल एक सैलरी दे रखा है, सैलरी टू A, वो है अमाउंट कितना 9000 रुपए। और स्टैट्यूटरी लिमिट भी हमने कैलकुलेट कर रखा है। स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है, स्टैट्यूटरी लिमिट है हमारा 1,59,300, 1,59,300। आपको साफ साफ दिख रहा है इन दोनों में से लीस्ट अमाउंट ये वाला है, ठीक है। और ये है क्या, सैलरी है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। तो यहां आप लिखो सैलरी, और किसको मिला है ये सैलरी, A को मिला है। तो A के ब्लॉक में आप लिख दो कितना 9000 रुपए। बाकी B को कुछ मिला है, नहीं मिला है, C को मिला है, नहीं मिला है, तो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इन सबको ऐड कर देना है। 9 + 5 14, 14,000 हो गया, ये 4,000 हो गया और ये 3,000 हो गया, ठीक।
देखिए क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। सबसे पहले भाई बुक हमसे टोटल इनकम पूछा था तो हमने बुक प्रॉफिट निकाला, उसकी मदद से टोटल इनकम निकाला। फिर हमसे पूछा था एलोकेशन ऑफ इनकम, हम वो भी निकाल चुके हैं। ठीक है, बाकी आपके एग्जाम में टैक्सेबल लायबिलिटी भी पूछ सकता है, तो वो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहा हूँ। हालांकि जब एग्जाम में नहीं पूछा है तो आपको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहेगा। ठीक है, तो टैक्सेबल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लायबिलिटी यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है। हम क्या करते हैं, हम पूरा फॉर्मेट हर क्वेश्चन में बनाते हैं ताकि एग्जाम में हमको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगा अगर आप सब में बनाओगे। तो ये हो गया 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, वो भी इस सेक्शन में लिखा हुआ, तो नील। फिर होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, चाहे सेक्शन में दे रखा हो ना दे रखा हो, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो यहां हम ले लेते हैं। ठीक है, तो 20% विथ इंडेक्सिंग वाला होता है और 10% विदाउट इंडेक्सिंग वाला, तो हम मानते हैं कि विथ इंडेक्सिंग वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है कितना, 20,000 रुपीज। तो लिखो आप यहाँ पे 20,000 एट द रेट 20%, अमाउंट कितना आ गया, 4,000 रुपए। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 10%। ये जब सेक्शन के साथ दिया होता है तब लिखते हैं, ये नहीं आता है लगभग पूरे आपके इस बुक में। ठीक है, उसके बाद विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स अंडर सेक्शन 115BB 30%। तो विनिंग्स भी नहीं है, अमाउंट लिख दो आप नील। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं रिमेनिंग अदर इनकम। रिमेनिंग अदर इनकम का हम निकालते हैं 30%। तो पहले तो हमको रिमेनिंग अदर इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं भाई, टोटल इनकम कितना है, 2,40,500। तो पहले यहाँ पे लिखो आप 2,40,500। टोटल इनकम में से हम इन चारों में से जो भी अमाउंट यूटिलाइज हो गया होता है यहाँ पे उसका ओरिजिनल अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे। कहने का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ यूटिलाइज हो गया है, अमाउंट आया है 4,000। तो ये नहीं कि आप 4,000 लेस कर देना क्योंकि ये यूटिलाइज हुआ है, नहीं, इसका ओरिजिनल अमाउंट कितना है 20,000, तो आप 20,000 रुपीज लेस कर दोगे। ऐसे ही अगर ये सब भी यूज हुआ रहता तो इसका जो ओरिजिनल अमाउंट होता है यहां से उठा के हम लिख देते, और कुछ नहीं है, इसको आप लेस करो। तो ये हो गया आपका 2,40,500 माइनस 20,000, अमाउंट आ गया 2,20,500। कितना परसेंट निकालना है हमको, 30% निकालना है इसका। तो इसका 30% आप निकालो, ये आ गया 66,150, और कुछ नहीं है, इसको ऐड करो आप पहले, प्लस 4,000, अमाउंट आ गया 70,150। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं सरचार्ज एट द रेट 12%। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो नहीं है, टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हुई। उसके बाद लेस करते हैं मार्जिनल रिलीफ, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो नहीं है भाई, तो यही आ गया 70,150। उसके बाद ऐड करते हैं हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो 70,150 का 4%, 70,150 का 4%, अमाउंट कितना हो गया 2806। इसको आप ऐड कर लो 70,150 में, अमाउंट कितना आ गया 72,956। ठीक, लेकिन हमने पढ़ा है कि टैक्सेबल लायबिलिटी जो भी आता है उसको टेंस प्लेस तक राउंड ऑफ करना होता है। तो अगर ये लास्ट वाला डिजिट 5 से कम होता तो पहले भेज देते, कहने का मतलब ये 54 होता तो इसको 50 कर देते, लेकिन ये 5 से ज्यादा है, 56 है, तो आप इसको टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करोगे, 60 के पास है, 60 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमको, राउंड ऑफ टू टेंस प्लेस। अमाउंट कितना आ जाएगा, यहां लिख दो आप 72,960। ये हो गया टैक्सेबल लायबिलिटी।